नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और मेरे साथ मेरे कलीग रोहित कुमार। तो ये कार्यक्रम विशेष है इसलिए क्योंकि ये कार्यक्रम है चुनाव के मुद्दों पर आधारित। जैसा कि आपको पता है, आगामी 26 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर सीट पर लोकसभा चुनाव शेड्यूल्ड है। पहला जो चुनाव है चरण का वो 19 अप्रैल को होगा, दूसरा 26 अप्रैल को होगा। तो गौतम बुद्ध नगर में भी 26 अप्रैल में चुनाव होना है। और गौतम बुद्ध नगर की क्या स्थिति है, कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, किन के बीच डायरेक्ट फाइट है और क्या मुद्दे हैं, जो प्रत्याशी हैं वो किन मुद्दों को जनता के बीच लेके जा रहे हैं, गिना रहे हैं, क्या उपलब्धियां गिना रहे हैं, यही सब कुछ चर्चा हम अभी करेंगे। तो रोहित, पहले जानना चाहेंगे कि बात की जाए गौतम बुद्ध नगर सीट की, तो इसमें कितने प्रत्याशी फिलहाल मैदान में हैं और डायरेक्ट फाइट कहा जाए किन के बीच है, क्या मोदी फैक्टर हावी हो रहा है अभी भी, बात की जाए बीजेपी के लिए, या कुछ स्थानीय मुद्दे भी जनता गिना रही है। धन्यवाद रोहित जी। आपने जो सवाल पूछा तो उसमें गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में देखें तो लगभग 15 प्रत्याशी जो हैं जिन्होंने अपना नामांकन जो है वो किया है और उसके बाद जिन्हें सिंबल भी अलॉट कर दिया गया है, तो उन प्रत्याशियों की संख्या 15 है। और मुख्य मुकाबले की अगर बात करें, जो आप मुकाबले की बात कर रहे हैं, तो उसमें 3 लोग दिख रहे हैं और स्वाभाविक हैं, जो देश के और प्रदेश की जो बड़ी पार्टियां हैं वही हैं मुकाबला में, भारतीय जनता पार्टी से, और जो अभी मौजूदा सांसद भी हैं और वर्तमान में भाजपा की तरफ से प्रत्याशी भी हैं, डॉक्टर महेश शर्मा। साथ ही आपको बीएसपी की तरफ से राजेंद्र सोलंकी, जो कि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है उसके तरफ से प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेंद्र नागर। तो इन तीनों के बीच में मुख्य मुकाबला जो है वो देखा जाएगा। आप बात कर रहे थे मुद्दों की, स्थानीय मुद्दों की बात करें या फिर आपको जो केंद्र में जो मोदी सरकार ने जो काम किया है कौन सा मुद्दा हावी है, तो देखिए, अगर गौतम बुद्ध नगर की डायनेमिक्स को समझें तो गौतम बुद्ध नगर जो आपको लोकसभा है इसमें 5 विधानसभा आती है। पहला विधानसभा है आपको, मतलब मैं सीक्वेंस में बताना चाह रहा हूँ, नोएडा विधानसभा है आपका, दादरी है, जेवर है, खुर्जा है और सिकंदराबाद है। खास करके अगर आप दादरी और नोएडा विधानसभा की बात करें तो ये आपको दादरी और नोएडा विधानसभा का लगभग 60% से कुछ ज़्यादा ही हिस्सा होगा जो आज के रेट में वो शहरी क्षेत्र है। और 60% हिस्सों में अगर आप देखें तो 40% से अधिक जो क्षेत्र है जहाँ पर प्रवासी लोगों की भी संख्या है, खास करके पूर्वांचल के लोगों की संख्या है, उत्तराखंड, बंगाल, इसके अलावा अन्य कई प्रदेशों के लोग भी खास करके दादरी और जो आपको नोएडा विधानसभा है इन क्षेत्रों में रह तो रहे कहीं हैं। ना कहीं प्रवासियों का जो वोट है वो भी इस बार मायने रखता है। हाँ, प्रवासियों का वोट बिल्कुल मायने रखता है। जैसे कि हम लोग गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में पुराने समय से लोग सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। बेसिकली जो कास्ट की जो संख्या है, जो अलग अलग जातियों की संख्या, उसे लोग सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे दिए हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये पिछले 10-15 साल की जो राजनीति है सोशल इंजीनियरिंग पर टिका हुआ है। तो अगर यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो हम बात करते हैं 4 लाख से अधिक लगभग ठाकुर मतदाता हैं, वही 4 लाख के आसपास ब्राह्मण मतदाता बताए जाते हैं, 3.5 लाख के आसपास, उससे कुछ थोड़े ऊपर गुजर मतदाता बताए जाते हैं, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 3 लाख से प्लस और दलितों की संख्या भी 3.5 लाख के आसपास बताई जाती है। लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग आपको गौतम बुद्ध नगर जैसे लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ शहरी क्षेत्र है, जहाँ इंडस्ट्री तेजी से आई है, जहाँ हाल के दिनों में पिछले महीने आप देखे होंगे बुलंदशहर में एक कार्यक्रम हुआ था प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा था कि हम इसे इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। अब जैसे कि मुद्दों की बात करते हैं, स्थानीय मुद्दा क्या है, तो पहले हम लोग हमेशा प्राथमिकता देते हैं कि जनता और विपक्ष क्या कह रही है। तो डॉक्टर महेंद्र नागर की बात कर लेते हैं कि जो महेंद्र नागर है वो जनता से क्या कह रहे हैं। तो रोहित जी, काफ़ी दिलचस्प लग रहा है, जो जनता भी इस मुद्दे को समझ रही है। अब ये वोट में कितना तब्दील होगा ये समय बताएगा, लेकिन महेंद्र नागर इस बात को रख रहे हैं कि दिल्ली से सटा हुआ है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसमें सबसे अधिक पैसा टैक्स के रूप में कमा करके उत्तर प्रदेश सरकार के कोष में देता है। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार में अगर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो एक भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या गवर्नमेंट विश्वविद्यालय जहां कम पैसे में अच्छे और बेहतर सुविधा के साथ शिक्षा बच्चों को मिल सके, ये उपलब्ध नहीं है। ये महेंद्र नागर इस चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं। महेंद्र नागर इस बात को रख रहे हैं लोगों के बीच में कि अगर अस्पताल की सुविधा देखें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, तो कोई भी जिम्स की अगर बात
जिम्स और नोएडा में जो अस्पताल है, इसके अलावा बादलपुर में भी अस्पताल है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से की जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में अगर हम बात करें तो अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की अभाव है। दूसरा, ग्रेटर नोएडा जो है और नोएडा जो है एक इमर्जिंग शहर है। अब आप देखेंगे तो बगल में दनकौर जो भी क्षेत्र है, दनकौर क्षेत्र भी बहुत तेज़ी से शहर में तब्दील हो गया, लेकिन यहाँ पर लोगों के बीच में ये भी मुद्दा है। अब दनकौर के क्षेत्र में जाएंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो पब्लिक वाहन की जो यातायात की व्यवस्था है उसका कोई सिस्टम ही नहीं है। बल्कि आप कुछ गाज़ियाबाद चले जाएं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देखेंगे तो ये जनता कह रही है कि यहाँ से लाख गुना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है, आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चले जाएं, अभी जो है वो काफ़ी ये मुद्दा चर्चा में भी है कि कई जगह फ्लैट्स में लिखा हुआ है कि नो रजिस्ट्री नो वोट। हालांकि ये वैधानिक है, ये अलग तरह का विषय होगा कि ये कितना लीगली सही करेक्ट है या नहीं है। लेकिन देखिए, आम जनता जब परेशान होती है, जब आम जनता आपको उसको रजिस्ट्री नहीं मिल रही है, उसने वो जितने लोग फ्लैट खरीदे हैं वो कौन है? वो बेचारे कहीं ना कहीं किसी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, और इस सबसे बढ़ के जनता है, वो जनता है। तो अब ये वोट की बारी आती है उन जनता जो फ्लैट्स वाले जो हम लोग से बात कर रहे हैं, कई ऐसे सोसाइटी हैं, मिक्सन की बात कर लें, शिवालिक होम्स की बात कर लें, कई ऐसे हैं। कहीं ना कहीं वो अटेंशन पाना चाह रहे हैं इसके जरिए। कुल और मिला के उनका भी कहना ये है कि कई हमारे जो पत्रकार साथी जो अपनी बात रखते हैं, जो नेता हैं, वो कहते हैं कि चुनाव ही ऐसा समय आता है, आप भी हमारी बात सुन रहे हैं और जो नेता हैं वो भी हमारी बात सुन रहे हैं, तो हमारे लिए उचित समय है, हमारी जो जीवन में हमने जो गाड़ी कमाई है, हमारी वो कमाई हमारा व्यर्थ ना जाए, हम इसके लिए मुहिम चला रहे हैं। तो फ्लैट्स की जो रजिस्ट्री की समस्या, हालांकि इसको लेकर के जो महेश शर्मा जी हैं, अभी मौजूदा सांसद हैं और भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, उनका कहना ये है कि एक कमेटी बनाई गई जो कि सबको पता है, उस कमेटी की सिफारिश भी आई, रिकमेंडेशन भी आया, जिसके आधार पे आपको अगर अथॉरिटी के अधिकारियों से पूछे तो उनका कहना है कि कई सोसाइटियों में लोग ड्यूज़ क्लियर नहीं कर रहे हैं, अगर वो अपनी ड्यूज़ को क्लियर करेंगे तो हम उनको रजिस्ट्री देंगे। लेकिन उनका कहना यह है कि ड्यूज़ मनमानी तरीके से ले रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं बात करें कि मुद्दा तो है, ये मुद्दा है। अब ये हम बात कर रहे थे कि विपक्ष और आम जनता की मुद्दा क्या आ रही है। अब जो स्थानीय मौजूदा सांसद हैं, जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो क्या गिना रहे हैं, तो वाकई में राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर का चर्चा तो है, प्लस में इसके अलावा चाहे वो 370 की बात करें वो भी मुद्दा है। इसके अलावा आप अगर देखें तो गौतम बुद्ध नगर में आप स्टार्टअप की बात करें, नए कंपनी इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है, जिसके आंकड़े को भी रख रहे हैं। साथ ही जो स्थानीय सांसद महेश शर्मा हैं, वो जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके बारे में बहुत तेज़ी से चर्चा है। इवन जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लोकसभा में बनाया जा रहा है, इसके जिक्र पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में भी कई राज्यों में इसके प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। अब इस समय तय करेगा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना कारगर साबित होता है, इससे लोगों को कितना रोजगार मिलता है, शहर कितना जो है बदलता है, सकारात्मक बदलाव होता है, समय तय करेगा। साथ ही महेश शर्मा ईस्टर्न पेरिफेरल की बात कर रहे हैं, एलिवेटेड रोड की बात कर रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा बात कर रहे हैं कि जो पार्क हैं उनको हमने मॉडर्नाइज़ किया है, इसके बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा इसके बारे में अपनी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। और जनता में अगर प्रत्याशी की व्यक्तिगत अगर बात करें, अब तीनों प्रत्याशियों के बारे में मैं एक एक करके बात करना चाहूँगा। पहले शुरुआत में डॉक्टर महेंद्र नागर से कर लें तो डॉक्टर महेंद्र नागर लंबे समय तक आपको कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में लंबे समय तक काम किया डॉक्टर महेंद्र नागर ने। डॉक्टर महेंद्र नागर भी पेशे से चिकित्सक हैं और डॉक्टर महेंद्र नागर ने गाजियाबाद में और ग्रेटर नोएडा दादरी क्षेत्र में जो है वो अपना काम भी किया है, यानी उनकी कर्मभूमि भी रही है। तो डॉक्टर महेंद्र नागर विनम्र व्यक्ति हैं। आपको अगर छवि की बात करें, जैसे आज बहुत जोर पे है कि करप्ट लोग आ रहे हैं, ईडी आ रही है तो सीबीआई आ रही है लोगों के पीछे, और गौतम बुद्ध नगर काफ़ी समृद्ध जिला माना जाता है, लोग धनाढ़ भी माने जाते हैं कि काफ़ी लोग धनाढ़ हैं। लेकिन प्रत्याशियों की बात करें तो जो डॉक्टर महेंद्र नागर इंडिया अलायंस के प्रत्याशी, वो साफ सुथरी छवि है उनके, ईमानदार और विनम्र व्यक्ति माने जाते हैं। राजेंद्र सोलंकी जो बीएसपी प्रत्याशी हैं, उनके बारे में कहा जाता है काफ़ी अनुभवी हैं, विधायक भी रहे हैं, जनता के बीच में पकड़ है, खास करके वो जिस समुदाय से आते हैं, ठाकुर समाज से आते हैं, तो ये माना जाता है कि जो ठाकुर समाज है वो ठाकुर समाज उनके साथ तेज़ी से गोलबंद हो रहा है, ऐसा जो है ज़मीनी स्तर पे ऐसा चर्चा है। अब क्या हकीकत है
समय तय करेगा। साथ ही कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार ठाकुरों को कुछ सीट दी जाती थी तो वो प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला है, इसकी भी नाराज़गी जो है वो भाजपा को भारी पड़ सकती है। अब डॉक्टर महेश शर्मा की बात कर लें तो डॉक्टर महेश शर्मा भी पेशे से चिकित्सक हैं और डॉक्टर महेश शर्मा जो हैं वो अगर उनकी स्वभाव की बात कर लें तो लोग बहुत आसानी से उनसे मिल जाते हैं, विनम्र स्वभाव के माने जाते हैं डॉक्टर महेश शर्मा। महेश शर्मा जो है वो कैलाश ग्रुप जो है, कैलाश हॉस्पिटल जो है उस समूह के चेयरमैन भी हैं, जिसके माध्यम से प्रतिदिन कहा जाता है कि सैकड़ों हजारों लोगों की मदद भी करते हैं, तो इसका भी उन्हें लाभ मिलेगा कि आम जनता में व्यक्तिगत पैठ है उनका। तो ये सब कुछ जो है मुद्दे जो चीज़ें हैं वो चल रही है, दिख रही है इस समय। बात की जाए राजेंद्र सोलंकी की तो वो क्या गिना रहे हैं? राजेंद्र सोलंकी की अगर, हाँ बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, उनकी बात रह गई थी। राजेंद्र सोलंकी जो हैं वो बहन कुमारी मायावती जी की काम को गिना रहे हैं। राजेंद्र सोलंकी जी ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर जिले की जिसने स्थापना की, गौतम बुद्ध नगर को विकसित भी वही बना सकती है, वो बहन कुमारी मायावती है। राजेंद्र सोलंकी ये बता रहे हैं कि आज आपको जो अच्छी सड़कें दिख रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्री दिख रहे हैं, अच्छे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जैसा यूनिवर्सिटी दिख रहा है, आपको सावित्रीबाई फूले, पंचशील जैसे बालक और बालिका इंटर कॉलेज दिख रही है, ये सारी बहन कुमारी मायावती का है। बहन कुमारी मायावती ने इस जिले को जो है पहचान दी, इस जिले को जन्म दिया, तो इस जिले को विकसित भी बहन कुमारी मायावती कर सकती है। तो मायावती जी की काम को ले करके लोगों के बीच में जा रहे हैं राजेंद्र सोलंकी। बात की जाए गौतम बुद्ध नगर सीट की तो यहाँ पे अधिकतर लोग पढ़े लिखे समझदार शिक्षित लोग हैं, तो जो बात है जाति धर्म उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, और लेकिन ग्रामीण अंचल में थोड़ा सा प्रभाव तो आ ही जाता है। और बात की जाए कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जातिवादी संगठन जो पंचायत कर रहे हैं और आगे भी शेड्यूल्ड है, तो ये इस तरह की जो पंचायतें हैं और किसी एक के पक्ष में, नाम हम किसी का नहीं ले रहे हैं, वोट करने की मुहिम चलाना, तो ये इन जातिवाद पंचायत है उसके जरिए कितना प्रभावित करेगा चुनाव? देखिए इसका ना अगर हम क्या बोलते हैं, अगर पिछला एक्सपीरियंस देखें तो विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग बिना नाम लिए हुए अगर देखें तो कई विधानसभा में ऐसे दिखा गया था कि लोग लामबंद हो रहे थे। लेकिन अब जनता बहुत जागरूक हो गई है और ये जमाना जो है रोहित जी सूचना क्रांति का ज़माना है। बिल्कुल। आज के पहले ऐसा होता था कि गांव में 2-4 लोग ही होते थे जो हमारे खबरों के माध्यम से अपडेट होते थे और गांव वालों को बता देते थे, या कहीं कोई चौपाल होता था, पंचायत होता था, और जो आपको घोषणा कर दिया गया, जो बोल दिया गया उसे लोगों के बीच में बता दिया जाता था ऐसा करना है। लेकिन आज जनता जागरूक है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास सूचना है। तो और दूसरा जो आप अगर देखें कि नरेंद्र मोदी जी की जो एक योजना है, जो जैम जिसकी हम बात करते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल, तो ये जो जैम जो फार्मूला कई लोगों ने दिया, जो जानकार लोग हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में जिनका रोल होता है, उन्होंने कहा कि ये जनधन, आधार और मोबाइल जब से आया है तब से सरकार की रीच आम लोगों तक हो गई, और इस मोबाइल के वजह से पक्ष हो या विपक्ष हो सबकी पहुंच आम जनता तक है। तो ये इसका असर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी असर होती है लेकिन अब कम होता जा रहा है, उसका कोई बड़ा असर गौतम बुद्ध नगर में तो देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, विषय तो और भी हैं लेकिन हम उसको आगे के लिए छोड़ते हैं क्योंकि समय भी हमारे पास कम है। तो फिलहाल आज के चर्चा में इतना ही, और हमारी एक खास अपील है कि 26 अप्रैल याद रखें, उस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी कर दी गई है। ज़रूर आप मतदान केंद्र में जाएं और अपना कीमती वोट जो है ज़रूर वोट करें। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आप सबसे इजाज़त चाहिए। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद।